नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी आपकी परीक्षा होती है टीचिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी विषयवार, तो आप लोग जानते हैं कि अधिकांश परीक्षाएँ आपकी अब ऑब्जेक्टिव होती हैं या कम से कम जो प्री स्टेज की परीक्षा होती है, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें कुछ विद्यार्थियों की डिमांड भी थी, कई लोग कह भी रहे थे कि एक पूरी एक प्रॉपर सीरीज़ हमको जो है दी जाए, जिसमें हम जो है पूरा का पूरा हिंदी लिटरेचर एक साथ पढ़ सकें। तो हमने सोचा कि क्यों ना किसी एक परीक्षा पर फोकस ना करते हुए तमाम परीक्षाओं पर, चाहे वो किसी भी राज्य की परीक्षा हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड, लेक्चरर और यहाँ तक कि कुछ प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में तमाम इस तरह की परीक्षाओं में, नेट जेआरएफ आदि में एक बहुत शानदार किताब आप आती है, आप लोग जानते हैं, यूथ कंपटीशन टाइम्स की। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा जो है प्रश्न बैंक और कोई है नहीं। तो इसी चीज को देखते हुए मुझे लगा कि आपके बीच एक एक शानदार सीरीज लेकर के आए जाएं, जिसमें जो है हम इस पूरी किताब को जो है कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज से जो है आपकी ये वाली सीरीज जो है स्टार्ट हो रही है और इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक चैप्टर वाइज जो है आपके सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इस किताब का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये जो है एक तरह का क्वेश्चन बैंक होता है, आप लोग जानते हैं, अगर आप परिचित हों इससे, और नहीं परिचित हों तो आप जो है इस किताब को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन जो है हम करेंगे, और न केवल क्वेश्चन करेंगे बल्कि उसको पूरी तरह से समझते हुए एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी चीजों को लेकर के बनाएंगे। ठीक, तो आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास आपकी आज ही हम पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा। तो उसका चैप्टर वाइज हम जो है कोशिश करेंगे, जिस चैप्टर के क्रम में ये किताब में है उसी चैप्टर के क्रम में जो है हम भी पढ़ें, या फिर थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, जो भी आपकी परीक्षा की डिमांड होगी, जो भी आप कहेंगे उस हिसाब से होता रहेगा। तो हम जो है आज से स्टार्ट करने वाले हैं ये क्लास, और आज जो हमारा पहला टॉपिक आने वाला है वो आपने देखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। ठीक है, तो ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है, ये हमने पढ़ना है भाई इसमें। ठीक है, तो कोई भी परीक्षा हो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हमने करने हैं। तो आप अपनी पढ़ाई को एक साथ चलाते चलाते इस उसके पैरेलल में जो है आप इस तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। इनको क्लासेस को देखिए और अपने जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हल करने की क्षमता है, आप उसको बढ़ा सकते हैं और अपना रिवीजन भी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, और आज जो हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं साहित्य साहित्य इतिहास के ग्रंथ हो गए, नामकरण और काल विभाजन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रखते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन है कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल सा सवाल है, सीधा सीधा तथ्य नहीं पूछा गया है, थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। तो इसको जो है आप थोड़ा कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सेंस, थोड़ा मतलब इसका ज्ञान हो। तो कौन सा ऐसा इतिहास का ग्रंथ है हिंदी की लिटरेचर की दुनिया में, हिंदी साहित्य की दुनिया में, जो जो है प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रहा है? तो कौन सा हो सकता है? वो है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आपने ये तथ्य कहीं पढ़ा हुआ है तो वो भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग का ये प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? ठीक है, आदिकाल जो कि सबसे विवादास्पद या विवादित काल है, खासकर नामकरण की दुनिया में, और काल विभाजन भी उसमें दिक्कत आती है, बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो इसमें से आदिकाल के लिए आधार काल जो है किसने जो है नाम दिया हुआ है? ठीक है, रामशंकर शुक्ल रसाल ने, श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी ने? तो आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? आपको जो है पैरेलली इसमें जवाब भी देना पड़ेगा साथ ही साथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर है डी भाई। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ग्रियर्सन ने चारण काल कहा, इसके अलावा बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वो सारी चीजें जो है आप इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य होता ही है। ठीक है, रसाल ने तो शायद जय काल कहा है। ठीक, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है आप तैयार कर सकते हैं कि किसने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है। अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल का जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वो नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? ठीक है, तो ये जो ग्रंथ के रूप में आपको मिलता है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका अध्ययन मुझे लगता है कि हर किसी ने किया होगा, और नहीं किया है तो पढ़ना जरूरी होता है, ये तो सबसे
महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है? तो इसमें से जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये छपा था, तो किस शीर्षक से, किस किस जो है टाइटल से ये छपा था? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत या फिर हिंदी साहित्य का विकास। तो ये जो है किस नाम से जो है शुरू में जो है प्रकाशित हुआ था? तो ये छपा था आपका किस नाम से? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? हिंदी साहित्य का विकास नाम से एक भूमिका के रूप में छपा था, ठीक है? हिंदी शब्द सागर एक डिक्शनरी टाइप की बनाई गई और उसकी भूमिका लिखी रामचंद्र शुक्ल ने, और उसमें जो भूमिका लिखी वो बाद में एक पूरी किताब बनी। सोचो कितनी बड़ी भूमिका लिखी होगी, लंबी चौड़ी भूमिका कि एक किताब अलग से बन गई। तो हिंदी साहित्य का विकास, ठीक है? इसके अलावा जो हिंदी साहित्य की भूमिका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है ये किताब है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब का नाम है। हिंदी साहित्य का जो ये जो है अतीत है, ये है आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ये जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की किताब है। हिंदी साहित्य की परंपरा इस तरह का कोई ग्रंथ इस तरह से है नहीं, अगर है तो जो है आप बता सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ये बहुत प्रसिद्ध किताब है और इस किताब को लिखने वाले व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हैं, खास करके मतलब हिंदी की दुनिया में उन्होंने काफी काम किया है खड़ी बोली के विकास में। तो देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर फ्रेडरिक पिंकार्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्या? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है? तो जॉन गिलक्राइस्ट कौन थे? जो फोर्ट विलियम कॉलेज था आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज के जो है ये प्राचार्य रहे, ठीक है? फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था? जो आज लवासना है ना मसूरी में, वही जो है एक जमाने में फोर्ट विलियम कॉलेज हुआ करता था। मतलब सिविल सर्विसेज को सिविल सर्वेंट्स जो होते थे उनको ट्रेन करने का जो है काम करता था, ठीक है? तो गिलक्राइस्ट ने एक तो ये किताब लिखी, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, और दूसरी इन्होंने लिखी हिंदुस्तानी ग्रामर। एक और किताब है जिन्होंने लिखी है हिंदुस्तानी ग्रामर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? मिश्र बंधु हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में बहुत बड़े नाम है, ठीक है? तीन भाई थे ये, और इसके अलावा आलोचना में भी कुछ जो है इनके महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इनके द्वारा रचित इसमें से क्या नहीं है, ठीक है? तो ये जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं इसको आप दो तरीके से करते हैं, या तो आपको वो स्पेसिफिक पता हो कि मिश्र बंधुओं के सारे ग्रंथ पता हो, या फिर उनमें से आपको वो ऑप्शन के बारे में पता हो कि ये तो उसका है लिखा हुआ है, किसी और का लिखा हुआ है तो इनका नहीं हो सकता है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप जो है डायरेक्ट आपको उत्तर आता हो, या तो आप एलिमिनेट करें, ठीक है? तो कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बूंदी बारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि या फिर पृथ्वी कल्प। तो क्या है इसका सही उत्तर? मिश्र बंधुओं द्वारा रचित जो नहीं है वो है आपका पृथ्वी कल्प, ठीक है? पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं का नहीं है, ये एक आपके ये तार सप्तक वाले कवि हुए हैं, गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ जगदीश चंद्र माथुर और गिरिजा कुमार माथुर में। तो गिरिजा कुमार माथुर की ये रचना है पृथ्वी कल्प, ठीक है? बाकी जो है मिश्र बंधुओं की है, और मिश्र बंधुओं के इसके अलावा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एक तो हिंदी नवरत्न, ये याद रखिएगा, हिंदी नवरत्न इन्होंने लिखी है मिश्र बंधुओं ने। और एक जो इनका जो साहित्य इतिहास का ग्रंथ है, मिश्र बंधु विनोद, ठीक है? मिश्र बंधु विनोद, जिसके संबंध में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारियां ली हैं, कवियों के वृत्तांत मैंने लिए हैं, वो कहां से लिए हैं? मिश्र बंधु विनोद से लिखे लिए हैं। तो इसका मतलब है कि यदि मिश्र बंधु विनोद, जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, ठीक है, हजारों कवि उसमें शामिल किए गए, तो यदि वो न लिखा जाता, इतने विस्तार से न लिखा जाता, तो शुक्ल जी को सामग्री कहां से प्राप्त होती? तो ये वाला महत्व जरूर है मिश्र बंधु विनोद का, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ठीक है? और ये थोड़ा सा जो है लग सकता है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है? आई थिंक ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था उत्तर प्रदेश के, लेकिन ठीक है, याद तो आपको करना ही चाहिए तथ्य जब आया है तो। हाँ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में छपा था कौन सा ग्रंथ जो है?
वो जो है छपा था इसमें से, ठीक है। तो बड़ा प्रसिद्ध है वो, और उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये जो ग्रंथ है ये जो है प्रकाशित हुआ था, और किसका है ये? जॉर्ज ग्रियर्सन का, आप लोग जानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो ये वाला याद रखिएगा कि ये जो है दरअसल किस फॉर्म में छपा था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो पत्रिका है, ठीक है। तो पत्रिकाओं के विशेषांक निकलते हैं, कुछ स्पेशल अंक निकलते हैं, तो उसमें से जो है एक ही ये था, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? ये एक संग्रह है, हिंदी काव्य धारा, ठीक है, जिसमें कवियों का वृत्त और इत्यादि सब कुछ इसमें संग्रहित है, ठीक है, एक संकलन है। तो संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? इसका संकलन संग्रह जो है किसने किया है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने, बी महापंडित राहुल सांकृत्यायन, सी डॉक्टर शहीदुल्ला, या फिर डी डॉक्टर प्रबोध चंद बागची। तो इसका जो सही उत्तर है, ये जो हिंदी काव्य धारा है इसका संग्रह किया है किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसके अलावा जो हरप्रसाद शास्त्री है, हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचना को, ठीक है, उसका संकलन किया है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। खैर ये तथ्य मैं थोड़ा भूल गया हूँ, शायद प्रबोध चंद बागची ने किया है या शास्त्री ने किया है, वो थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। आप जो है कमेंट में बता सकते हैं, वरना अगली क्लास में, कल की क्लास में जो है आपको कंफर्म करके मैं बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा चलिए आगे बढ़े। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में, देखिए, आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया? तो एकमात्र ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने क्या किया? आदिकाल के दो हिस्से करे, ठीक है। पहला हिस्सा उन्होंने माना संधिकाल का, ठीक है, और संधिकाल में उन्होंने उनको रखा, सिद्धनाथ जैन को रखा, और दूसरा काल चारण काल माना, चारण काल में उन्होंने रासो जो दरबारी साहित्य था ना उसको रखा। तो ये दो हिस्से उन्होंने किए थे। तो कौन थे वो साहित्य इतिहासकार? ठीक है, संधिकाल एवं चारण काल दो भागों में विभाजित करने वाले तो ऐसे थे आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनका जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक, ठीक है, आलोचनात्मक इतिहास, ये जो है इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और वर्मा जी ने ये इस तरह से किया है, ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त क्या क्या है? वैज्ञानिक इतिहास। अगला क्वेश्चन ये देखो, चलो बता ही दिया है तो अब, ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, ठीक है, ये एक बहुत मतलब ये 16 भाग, 16 खंडों में आया था हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, 16 पार्ट्स में, 16 या फिर 22 भागों में, शायद 22 भागों में जो है ये आया था। नहीं 22 में नहीं, 16 में ही आया होगा, 16 में, ठीक है। तो किसने जो है इसका प्रकाशन किया था? हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, या फिर नागरी प्रचारणी सभा काशी ने? तो ये जो इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किया, ये जो है नागरिक प्रचारणी सभा ने जो है इसका प्रकाशन किया है, ठीक है। नागरिक प्रचारणी सभा आप लोग जानते हैं बनारस में है, ठीक है। तो उन्होंने जो है इसका प्रकाशन किया है, और 16 भाग हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा जो है इसमें उन्होंने संकलित किया है, ठीक है। और मतलब प्रत्येक भाग में कुछ है, किसी में केवल हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ही है, किसी में केवल रीतिकाल पे बात है, किसी में केवल भक्ति काल पे बात है। तो इस तरह से बहुत सारे विभाजन करते करते लोक साहित्य पर अलग एक खंड है। तो अलग अलग खंडों का संपादन अलग अलग लोगों ने किया है, अलग अलग एक्सपर्ट्स ने किया है। तो इस प्रकार जो है 16 खंडों में जो है ये प्रकाशित होकर के आया था। नागरिक प्रचारणी सभा ने ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य इसमें किया था, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़े। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं, ठीक है। उस टाइम मैंने बताया नहीं, क्योंकि आगे क्वेश्चन होगा, मैं जानता था, ठीक है। मिश्र बंधु कौन कौन है? 1 2 3 आपको पता होने चाहिए बस, ठीक है। तो पहले तो है गणेश बिहारी मिश्र, दूसरे हैं श्याम, तीसरे हैं सुखदेव, ठीक है। बस इसके अलावा ये तो कृष्ण बिहारी, राम बिहारी, कृष्ण बिहारी, डी ऑप्शन सही है ना। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी
मिश्र। इसमें कंफ्यूज मत होना, कई बार कृष्ण बिहारी, राम बिहारी इस तरह के शब्द घुसा करके जो है इस तरह की कोशिशें की जाती हैं, ठीक है, थोड़ा घुमाने की, ठीक है। तो ये मिश्र बंधुओं का नाम आपको पता होना चाहिए। 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? ठीक है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल या फिर रसाल काल? तो क्या दिया है इन्होंने नाम? तो इन्होंने कहा है साहब अलंकृत काल, अलंकृत काल, ठीक है। श्रृंगार काल बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। इसके अलावा कला काल जो कहा है राम शंकर शुक्ल रसाल ने, ठीक है। रसाल काल कुछ नहीं है, ठीक, तो ये सब है। इसके अलावा अन्य भी नाम, रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा, यही एक प्रश्न हो सकता है। तो रीतिकाल को रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है, ठीक है। और उसमें उन्होंने वाक्य भी लिखा कि यदि श्रृंगार भावना की अधिकता के कारण जो कोई इसको श्रृंगार काल भी कहे तो कह सकता है, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कह ही दिया कि श्रृंगार काल है, ठीक है। और अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने, कला काल रसाल जी ने, ठीक है। इसके अलावा अंधकार काल भी कहा त्रिलोचन ने, ठीक। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया? सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर राहुल सांकृत्यायन ने? तो ये जो नाम है ये किसने दिया है? और ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। लगभग लगभग हर राज्य ने जो है ये प्रश्न पूछा है, ठीक। तो इतना घिसा पिटा प्रश्न है, और बहुत ज्यादा घिस जाता है तो वो आता भी नहीं है, क्योंकि वो सभी को आता है, ठीक है। तो आ भी सकता है दोबारा, कोई वो दिक्कत नहीं है। सिद्ध सामंत युग कहा है डी राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। हाँ, इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल ही कहा है, ठीक है। राम कुमार वर्मा आप लोग जानते हैं चारण काल और संधिकाल दो हिस्सों में बांटा। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है, वीर गाथा काल। इसके अलावा अन्य अन्य लोगों ने बहुत सारे नाम दिए हैं, वो पहले भी प्रश्न आया था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ के, ठीक है। बाकी आप लोग तैयार करिए, याद करिए, महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, घुमा फिरा करके आता रहता है किसी ना किसी का, ठीक। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और ये बहुत एक महत्वपूर्ण किताब है। हिंदी साहित्य इतिहास, साहित्य के इतिहास जितने भी लिखे गए, ठीक है। शुरुआत करेंगे अगर जो गारसादा तासी के ग्रंथ से शुरुआत करते करते अंतिम जो मतलब वर्तमान तक भी लिखे जाते रहे, ठीक है। अब तो विमर्शों की दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे जा रहे हैं। एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जो कि स्त्री विमर्श, स्त्री के नजरिए से देखे जा रहे हैं, ठीक। इसके अलावा दलित विमर्श के नजरिए से देखे जा रहे हैं। तो उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, 1986 में ये किताब आई थी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो ये किसकी किताब थी? राम स्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र या फिर रामविलास शर्मा? तो ये जो किताब है ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की किताब है, ठीक है। और कभी अगर मौका मिला तो खैर एलटी वेल्टी में तो उतना नहीं, लेकिन लेक्चरर के स्तर पर या असिस्टेंट प्रोफेसर के स्तर पर ये किताब का अध्ययन करना चाहिए, मतलब यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, ठीक है। अच्छी किताब है, शानदार किताब है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जनरली रामचंद्र शुक्ल की ही स्थापनाओं को बेस बना करके ये किताब लिखी है जनरली, ठीक है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य आलोचकों के भी मत उसमें शामिल होते हुए दिखते हैं, लेकिन जनरली जो मतलब प्रिंसिपल जो मेन जिस व्यक्ति का लिया है वो शुक्ल जी के दृष्टिकोण को लिया हुआ है, ठीक है। खैर वो तो आगे की बात है। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास है, इसके प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? देखो ये जो है ये थोड़ा सा देख लेना भाई आप लोग, ये जो बृहद इतिहास छपा था ना, ये थोड़ा महत्वपूर्ण था, मतलब बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसके कुछ कुछ पहले दूसरे सारे देख लेना एक बार, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इसमें जो है नाम रखे गए हैं, 16 के 16 भाग, इसमें थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये जो है इसका जो पहला भाग था वो छपा था हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से, ठीक है। हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से जो है ये मतलब आया था, ठीक है। आगे बढ़े। देखो दो क्वेश्चन, आप दो ऑप्शन इसमें से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कम से कम। हिंदी भाषा का विकास कम संभावना है, मतलब वाइल्ड गेस है, हो भी सकता है, लेकिन एक गेस के तौर पे, लेकिन इसको आप कम से कम हटा सकते हैं, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, वैसे का इन्होंने जरूर लगाया है,
लेकिन ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बुक का नाम है, तो कम से कम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही रहा है, वरना आप थोड़ा सा इसको पढ़ भी लेना भाई, ठीक है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, मतलब बृहत इतिहास मत पढ़ने बैठ जाना, उसमें तो जिंदगी खप जाएगी 16 भाग पढ़ते पढ़ते, लेकिन उसके बारे में पढ़ लेना, कुल मिलाकर की बात यह है। असंगत विकल्प चुनना है आपने, एक तरफ ग्रंथ लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उसके ग्रंथकार लिखे हुए हैं, कौन सा असंगत है, कौन सा इसमें नहीं मिलता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इतिहास नहीं लिखा हुआ है ना, राम कुमार वर्मा। अच्छा, ये उल्टा उल्टा हो गया, मिस प्रिंट हो गई, इतिहास यहाँ आना चाहिए था। खैर जो भी है, तो देखिए इसमें से कौन सा गलत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की किताब है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। और अगर आपको लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का नहीं भी पता है, तब भी कम से कम आपको ये किताब जरूर पता होगी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ठीक है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी श्याम सुंदर दास की किताब नहीं है, ये किसकी किताब है, वाजपेयी जी की किताब है, नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये जो किताब है, ये है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की, ठीक है। हाँ, इसके अलावा नया साहित्य नए प्रश्न भी इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है। नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़े। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, काल की प्रवृत्ति क्या है, ठीक है, यानी कि उस काल विशेष की विशेषता क्या है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, केवल तथ्य रटने वाले का काम से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि हर ग्रंथकार की जो है दृष्टि क्या है, इतिहास को लेकर के हर किसी की समझ क्या है, ठीक है। केवल ये याद करने से काम नहीं चलेगा कि रामचंद्र शुक्ल की जो इतिहास दृष्टि है वो विधेयवादी है। विधेयवादी दृष्टि होती क्या है, उसमें किन किन चीजों को ध्यान रखा जाता है, किन किन चीजों को केंद्र में रख करके जो है व्यक्ति इतिहास लिखता है, ठीक है। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है मानवतावादी, भी कहा जाता है, और इसके अलावा परंपरा को जो है वो केंद्र में रखते हैं। तो क्या है, केवल तथ्य याद करके नहीं चलता है काम, केवल उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर वाक्य पर आते हैं। काल प्रवृत्ति का जो निर्णय होगा वो सिर्फ इस बात से नहीं किया जाएगा कि ग्रंथों की संख्या कितनी है उसमें, ठीक है, लेकिन उससे पता चलेगा कि उसका जो है उस काल में जो मेन प्रेरणादायक वस्तु थी वो कौन सी थी, ठीक है। उस ग्रंथकार के लिए मेन प्रेरणादायक वस्तु कौन सी थी, काल की प्रवृत्ति का निर्णय इससे होगा। तो ये जो कथन है, ये है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। तो इन्होंने जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा रामचंद्र शुक्ल के व्यू पॉइंट को काउंटर किया है इसमें, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है वो ऐसा कहते हैं कि जिस ढंग की रचनाओं की प्रचुरता ज्यादा होगी उसको उस काल की मेन प्रवृत्ति मानेंगे, ठीक है। जैसे आदिकाल के ही संदर्भ में थोड़े से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्या होता है, जो आपको पढ़ना है इस तरह से आपको जो है पढ़ सकते हैं आप, कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इस काल की जो मेन प्रवृत्ति है वो वीर गाथा है, वीरों की गाथा है, ठीक है। और बोला कि सबसे ज्यादा जो ग्रंथ मिलते हैं वो रासो टाइप के ही मिलते हैं, इस आधार पे उन्होंने किया। और हालांकि उन्होंने एक और काम किया, सिद्धों और नाथों की जो ग्रंथ थे उनको खारिज किया, उनको साहित्यिक कोटि का नहीं माना, उनको बोला ये धार्मिक ग्रंथ है और उपदेश और प्रचार के लिए लिखे गए थे, तो इनको साहित्य मानो ही मत, और जो ये हैं तो ये तो असाहित्यिक हैं ही, तो इस वजह से वीर गाथा काल कर दो नाम। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसमें इस बात को काउंटर किया है, ठीक है। इन्होंने बोला कि केवल ग्रंथ की संख्या से नहीं होता है काम, ये भी देखना पड़ता है कि उस समय की सबसे बड़ी प्रेरणादायक जो घटक थे, जो कारक थे, वो कौन से थे, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। और यही फर्क है एक विधेयवादी इतिहासकार की और एक परंपरा को केंद्र में रखने वाले इतिहासकार का, ठीक है। खैर आगे बढ़े, कौन सा विवरण जो है सही नहीं है। देखो, गारसदा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र और कविता का उदाहरण सहित प्रस्तुत है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है।
तो कौन सा जो है इसमें से सही नहीं है, ठीक है? तो इसमें से जो सही नहीं है वो ए है, आपको पता होना चाहिए। केवल ये याद मत करना कि भाई गारसदा तासी ने कौन सा लिखा, शिव सिंह सरोज किसने लिखा, ये प्रथम इतिहास किसने लिखा, दूसरा इतिहास किसने लिखा, केवल वही याद करके काम चलेगा नहीं, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा आपको उस ग्रंथ की विशेषता भी पता होनी चाहिए, कि इस ग्रंथ की खासियत क्या थी, ठीक है? क्या-क्या इसकी खूबियाँ थी और क्या-क्या इसकी खामियाँ थी। हर ग्रंथ की अपनी खामी है, तभी तो उसके जवाब में दूसरा ग्रंथ आता है। कोई अगर कंप्लीट कोई शानदार सबसे अच्छा किसी ने लिख दिया कि इसके अलावा कोई कमी ही नहीं है उसमें, तो फिर दूसरी किताब कोई क्यों लिखेगा, ठीक है? तो क्या अच्छा था, क्या खामी थी, कुल मिलाकर के क्या विशेषता थी उस ग्रंथ की, वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? तो गारसदा तासी ये जो इसका जो सही उत्तर है, गारसदा तासी ने कालक्रम के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया, इन्होंने प्रस्तुत किया वर्ण क्रम के अनुसार, मतलब अल्फाबेटिकली लगाया। आप लोग तो कालक्रम के अनुसार पढ़ते हैं ना, जैसे आप सबसे पहले किस कवि के बारे में पढ़ते हैं? सरहपा के बारे में पढ़ते हैं, फिर विद्यापति को पढ़ते हैं, फिर खुसरो आते हैं, फिर कबीर आते हैं, फिर रीतिकाल के कवि आते हैं, फिर आधुनिक काल और समकालीन कवियों तक आप पहुंचते हैं, कालक्रम से आप पढ़ते हैं। लेकिन गारसदा तासी ने क्या किया, वर्ण क्रम के अनुसार लिखा, ठीक है? तो अगर जो है उस हिसाब से क्या हो जाएगा, जो आधुनिक काल कवि होगा उसका ए नाम से है माना, जैसे माना अरुण कमल है, तो अरुण कमल सबसे ऊपर पढ़ेंगे और विद्यापति सबसे नीचे पढ़ेंगे, विद्यापति और विनोद कुमार शुक्ला आप एक साथ पढ़ रहे होंगे, इस तरह से मतलब कुल मिला के लिखा, ठीक है? मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक? तो इस तरह से जो है गारसदा तासी ने ग्रंथ लिखा है, कालक्रम के अनुसार जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, ये सही बात है। और इसके अलावा इनका जो अनुवाद हुआ था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जो है अनुवाद इस ग्रंथ का हुआ था, बाकी सारी डिटेल सही है, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? ठीक है, ये कह रहे हैं कि इतिहास का जो पहला इतिवृत्तात्मक समझते हैं, वर्णनात्मक लेखन, ठीक है? शुरू के इन लोगों ने क्या किया, कवि का नाम दिया, उसके बारे में छोटा-छोटा डिटेल लिखा, कुछ उदाहरण लिखे, कविता ये ग्रंथ मिलते हैं और बस इतना ही, ठीक है? उसको कविवृत्त संग्रह आप ज़्यादा कह सकते हैं कि कवियों के नाम का संग्रह, कि ये कभी भी कभी हुआ था जी, इसका ज़िक्र कर लो। इस तरह के लिखे गए, लेकिन मिश्र बंधु विनोद में पहली बार जो है, उसके बारे में वर्णन, जितना इतिहास में तो वर्णन होता है, ठीक है? तो पहली बार मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, ऐसी मान्यता जो है किस मतलब व्यक्ति की है, यह उक्ति किसकी है, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो मान्यता है, मानना है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना, ठीक है? और रामचंद्र शुक्ल ने विनोद मिश्र बंधु विनोद को कहा, उन्होंने जो है ये इतिवृत्तात्मक लेखन नहीं माना इसको, इसको माना कि ये जो है बड़ा भारी बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह है, ठीक है? क्योंकि इतिहास तो मैं लिख रहा हूँ ऐसा इस भाव से, ठीक है? खैर मजाक कर रहा हूँ। तो बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह जो है रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है, ठीक है? और एक और बात कही है विनोद मिश्र बंधु विनोद के बारे में कि ये जो है मतलब अब तक इतना बड़ा संकलन आज तक नहीं हुआ जितना बड़ा मिश्र बंधुओं ने किया। 5,000 के आसपास कवियों को जो है वो वर्णन लेकर के आए, उनके बारे में जानकारी लेकर के आए, तो बहुत बड़ा संग्रह था, ठीक है? मिश्र बंधु विनोद, तो मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है, ठीक है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है, ठीक? इनके प्रथम तीन भाग देखिए विक्रमी संवत है 1970, ठीक है, 1970 में, और चतुर्थ भाग जो है 1991 विक्रमी संवत में प्रकाशित हुए, ठीक? इसके अलावा सी देखिए चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है और इसके चारों भागों में लगभग 3,000 कवियों का विवरण मिलता है, ठीक है? तो कौन सा वर्णन जो है सही नहीं है, वो डी है, ठीक है? 3,000 नहीं है संख्या, 5 की 5,000 है, ठीक है? बाकी विवरण सही है, ठीक है? ये जो है 1970 में 57 घटाइए तो 1913 आता है, 1913 में छपे थे और अगले बाकी जो आए थे 34 में 1934 में जो है आया था, और ये जो आया था ये वर्तमान काल से रिलेटेड था, ठीक है? जो आधुनिक काल आप कह सकते हैं उससे रिलेटेड आया था, लगभग लगभग 20-21 साल के बाद, ठीक है? तो ये एक डिटेल। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? अब एक डिबेट आपको ये भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा देखने वाली बात है। हिंदी हिंदुस्तानी रेखता
और हिंदवी, इन सारे शब्दों में क्या-क्या अंतर है और किसका कौन-सा मतलब कब रहा है, ठीक है? एक ज़माने में हिंदुस्तानी का मतलब जो है वो हुआ करता था, जो उर्दू के लिए उर्दू, जो वर्तमान में उर्दू है, मतलब हिंदुस्तानी का मतलब होता था अरबी, फ़ारसी प्रधान शब्दावली उसमें आती हो, ठीक है? तो समय के साथ-साथ जो है इन शब्दों का मतलब बदलता गया, ठीक है? तो ये वाली बात है। तो हिंदुस्तानी को सबसे पहले हिंदी जो है किस विद्वान ने कही, ये भी आपके लिए एक ज़रूरी जानकारी हो सकती है। ये कही है जॉन गिलक्राइस्ट ने, जो कि फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राचार्य थे, ठीक है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? आपको बताया गया है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, ठीक है? अगला देखिए, ये एक महत्वपूर्ण कथन है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही तो भी हाँ, इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है, ठीक है? मतलब ये स्थापित करना चाह रहे हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात तो कर ही दी है, क्लैरिफाई किया गया कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तब भी भक्ति आंदोलन जो है 100% वैसा ही होता जैसा अभी भी है। तो ये जो कथन है, ये किसने माना है? तो ये जो मान्यता है, बड़ा प्रसिद्ध कथन है, कोई उसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऐसा मानना है। इन्होंने कहा कि अ, जो भक्ति आंदोलन है वो क्या है दरअसल, भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। क्या है? भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ठीक है? 3 बड़े महत्वपूर्ण मत हैं भक्ति का आंदोलन के बारे में। वैसे तो ये क्लास एमसीक्यू को ही कराने की थी, लेकिन अब थोड़ा आ गई है, कॉन्सेप्ट की शुरुआत तो कर ही लेते हैं। एक तो मत है आपका ग्रियर्सन का, ठीक है? एक रामचंद्र शुक्ल का, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का, भक्ति आंदोलन के बारे में। ग्रियर्सन कहते हैं कि पूरी तरह से बाहरी प्रभाव की वजह से, इन्होंने तो खैर ईसाइयत का प्रभाव माना, पता नहीं कौन सा तुक्का भेड़ा करके ये बात कही थी, लेकिन अब इसको कोई महत्व दिया नहीं जाता है। लेकिन फिलहाल ग्रियर्सन ने जो है ये मान के चलो, ग्रियर्सन ने बोला कि बाहर का प्रभाव पड़ा, रामचंद्र शुक्ल ने बोला बाहर का प्रभाव नहीं पड़ा, बाहर मतलब बाहरी संस्कृति के, बाहर के प्रभाव की प्रतिक्रिया में हुआ कि इस्लाम फैल चुका था और भारत की जो हिंदू जनता थी, इसके पास ईश्वर में जो है मन लगाने के अलावा कोई रास्ता ही क्या था? तो उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं बाहर का कोई रोल ही नहीं है, पूरी तरह से अंदर का मामला है। भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास, यानी जो हमारी आंतरिक भीतरी भारतीय अपनी संस्कृति है, वहां से ये उपजा हुआ है। तो 3 मत हैं। एक बोलता है कि पूरी तरह से बाहरी प्रभाव है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि बाहर से जो प्रभाव पड़ रहा था उसकी प्रतिक्रिया में आया, ठीक है? और हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि पूरी तरह से अंदर से ही आया, बाहर का कोई रोल नहीं था इतिहास में, ये इस्लाम नहीं भी आया होता तब भी चल जाता, ठीक है? महत्वपूर्ण जरूर है इस्लाम, ठीक है? तो ये मत है, जनरली मत, ठीक है? अन्य अन्य लोगों का भी है, मुक्तिबोध का अपना एक मानना है, रामविलास शर्मा का अपना एक मानना है, तमाम मत है, ठीक है? आपको पढ़ने पड़ेंगे, जब आप भक्तिकाल पढ़ेंगे तो इतिहासकारों के मत आपको पढ़ाने पड़ते हैं, कहाँ से आया, क्यों आया, ये साहित्य ऐसा है तो क्यों है, तमाम कॉन्सेप्ट है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। खैर आगे बढ़े, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? अभी आपको बताया मैंने ऊपर कि सुझाव दे दे करके चले गए थे रामचंद्र शुक्ल, ठीक है? बोला जरूर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, लेकिन सुझाव दे करके गए थे और उन्होंने वाक्य कहा था कि यदि कोई श्रृंगार की अधिकता की वजह से इस काल को श्रृंगार काल भी कहना चाहे तो कह सकता है। तो सुझाव शब्द आया है इसमें, ये नहीं बोला कि रीतिकाल को पहले कहा किसने, सुझाव किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, ठीक है? अच्छा, इस पर डिबेट भी हो सकती है, ये वाली बात हो सकता है किसी आयोग में जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ही माना गया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो देखो ये फ्रेम क्योंकि सुझाव के सेंस में है ना, तो मेरे मैं तो करता रामचंद्र शुक्ल, लेकिन इसमें जो है वो हो सकता है, दिस इज अ डिबेटेबल थिंग, ठीक है? खैर जो भी है, बस सुझाव तो पहले शुक्ल जी ने ही दिया था भाई, अगर सुझाव पूछ रहा है तो। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला रेत्युर एंदुई ए हिंदुस्तानी, खैर जो ऊपर वाला है ये थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा कि, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है कहीं से आया हुआ, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि आयोग ने क्या माना हुआ है, ठीक है?
तो उसके आधार पे हम ये अपना मत रख लेंगे भाई कि एक प्रामाणिक संस्था, आयोग एक प्रामाणिक संस्था है, तो उसने जो उत्तर अपना मान लिया उसको भी हम मान के चलेंगे। वरना क्वेश्चन फ्रेम जिस तरह से किया गया है वो प्रथम दृष्टया तो वैसा ही लग रहा है। ठीक है, खैर। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेच्युर एंदोई ए हिंदुस्तानी, इसका जो दूसरा संस्करण आया था वो कब आया था? ठीक है, तो गारसा द तासी का ये ग्रंथ था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इसका जो सेकंड एडिशन आया था वो 1871 में आया था। ठीक है, पहला आया था 1839 में, है ना, और दूसरा आया था 18, हाँ, मतलब दूसरा जो संस्करण आया 1871 में आया। ठीक है, तो पहला संस्करण दो हिस्सों में आया था, 1839 और 1847, पार्ट वन पार्ट टू। और दूसरा संस्करण पूरा बुक बन करके 1871 में, 1871 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हम बात कर चुके हैं, हिंदी शब्द सागर। ठीक है, प्रकाशित हुई थी, नागरिक प्रचारिणी सभा ने यह काम किया था। ठीक है, नागरिक प्रचारिणी सभा बहुत पुरानी संस्था है, सभा ने ही चलाई थी सरस्वती पत्रिका, जिसके संपादक हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी। और फिर जो है एक बड़ा खड़ी बोली के पक्ष में एक बड़ा साहित्यिक आंदोलन चलाया। वो सारी चीजें, वो सारी कहानी आप लोग जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। ठीक है, और ये थोड़ा टफ है। रामचंद्र शुक्ल ने जो है शिव सिंह सरोज में गिनाए हुए ग्रंथ कौन कौन से माने? ठीक है, राम सतसई, कड़खा रामायण, दोहावली, या फिर कवित्त रामायण। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? तो शिव सिंह सरोज में जो है कौन कौन से गिनाए गए ग्रंथ हैं इसमें से? एक तो है आपका ये राम सतसई और कड़खा रामायण 1 और 2। ठीक है, ये थोड़ा समझ में नहीं आता कि किस संदर्भ में क्यों ये सवाल पूछा गया है। एक कंसिस्टेंसी में हम देख रहे हैं, ये शायद यूजीसी नेट का क्वेश्चन होगा या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन टेढ़े से थोड़ा वहीं पे ही आते हैं। लेकिन खैर, अगर आपने वो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, वो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी डिटेल्ड तैयारी की होगी, एक एक वाक्य आपने पढ़ा हुआ होगा, तो आपने जरूर जब शिव सिंह सरोज पर वो बात करते हैं तो उनकी जरूर आपने ये देखी होगी कि राम सतसई और कड़खा रामायण का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 28वां क्वेश्चन, 28वां प्रश्न मैच करने वाला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। पद्मलाल पुन्नालाल एक तरफ मतलब ये साहित्यकार हैं, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ का नाम है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा जो है किसका है? ठीक है, तो जो हमको सबसे पहले आता है वो हम कर लेंगे, बाकी देख लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक, तो ये तो हो गए। तो गौ का वन जहां पे दिख रहा है वो जो है आप कर सकते हैं, गौ का वन। अच्छा, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, खैर दूसरा करो। घ का थ्री, घ का थ्री। तो वैसे तो ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसके अलावा भी आपको जो याद करना चाहिए, अलग से याद करना चाहिए, वो ये कि क का सेकंड आना चाहिए, हिंदी साहित्य विमर्श। बख्शी जी की रचना है, बख्शी जी सरस्वती के संपादक हुए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद बख्शी जी ने संभाली थी ये पत्रिका। और इसके अलावा कौन रह गया? हरिऔध। तो हरिऔध ये है हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। ठीक है, तो हरिऔध का ग्रंथ भी याद कर लेना भाई आप लोग। ये 30-35 ग्रंथ का नाम है, और 15-20 आपको याद होंगे, 10-12 और याद करने हैं बस इसमें से। ठीक है, कईयों को तो वो भी याद होंगे, कई तो बहुत पुराने खिलाड़ी भी होंगे इसमें शामिल। ठीक है, खैर तैयार करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बढ़िया से। आगे बढ़े। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, निश्चित रूप से है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी की 3 किताबें, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, ये इतिहास ग्रंथ से रिलेटेड किताबें। अन्य तो आलोचनात्मक और भी है, कबीर पर किताब लिखी हुई है। इसके अलावा निबंध तो तमाम तरह के हैं ही। ठीक है, विचार और वितर्क और तमाम तरह के निबंध वो हैं। ठीक है, तो ये है ही। और इसके अलावा नलिन विलोचन शर्मा ने लिखी थी इतिहास दर्शन, अ, साहित्य का इतिहास दर्शन शायद किताब का नाम है। साहित्य का इतिहास दर्शन, मैं पढ़ रहा था इसको, साहित्य का इतिहास दर्शन से कुछ चैप्टर्स मैंने शायद पढ़े हुए हैं किसी काम से। ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन, हाँ यही है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है, हाँ हिंदी साहित्य का ही होगा आई थिंक।
ठीक है, पर इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा, इतना याद रखना है। ठीक है, और रामविलास शर्मा के बहुत सारे ग्रंथ हैं, ये प्रेमचंद से लेकर के और निराला से लेकर तमाम तरह के उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा काम है रामविलास शर्मा का। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं, और ये शायद राजस्थान का ही क्वेश्चन होगा, राजस्थान के उसमें जो है पूछा गया होगा ये पक्का। ठीक है, तो ये जो है राजस्थानी भाषा, और ये जो है बी मोतीलाल मेनारिया, तो राजस्थान वाले इसको रख सकते हैं तैयार, बाकी तो परीक्षा में क्यों ही पूछा जाएगा ये। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन घुमा करके आया है, हमने पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ा है हमने ना, कि भाई जो अनुवाद आया था किसका, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, वो किस नाम से आया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, और कराया किसने है, किशोरीलाल गुप्त ने अनुवाद कराया था ग्रियर्सन के ग्रंथ का। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका। ठीक, आगे बढ़े। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? तो शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल का जो काल है वो है आपका 1700 से 1900 विक्रमी संवत। ठीक है, और इसको फिर आप ईसवी सन में कन्वर्ट करके जो है कर सकते हैं, 1643 से लेकर के 1843 तक ये जो है ईसवी में रीतिकाल है। ध्यान रखना भाई, कभी भी जो है ये जो ये वर्ष से रिलेटेड टाइम है, और खास करके शुक्ल जी का, तो शुक्ल जी ने जो किया है वो ईसवी सन में नहीं किया है, अपना पूरा ग्रंथ उन्होंने विक्रमी संवत के हिसाब से लिखा हुआ है, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है आपके लिए, तो थोड़ा देख लेना कि पीछे यूनिट क्या लगी हुई है, विक्रमी संवत लगा हुआ है या ईसवी लगा हुआ है थोड़ा। ठीक है, ये विशेष ध्यान रख करके जवाब देना पड़ता है इसका। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ होता 1643 से 1843 ऐसा कुछ किया हुआ होता, तो गड़बड़ कर देते आप लोग। ठीक है, लेकिन नहीं करनी है, पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, जिसने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है कुल मिलाकर के, राम कुमार वर्मा ने तो लिखा है आलोचनात्मक इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तीन तीन ग्रंथ लिखे, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय आपने ऊपर एक ऑप्शन में देखा होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इनकी एक किताब आती है। बच गए नगेंद्र, तो नगेंद्र ने लिखा नहीं, नगेंद्र ने एक ग्रंथ संपादित किया था डॉक्टर हरदयाल के साथ मिल करके, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसी नाम से किया था हिंदी साहित्य का इतिहास। और संपादन जब व्यक्ति करता है तो संपादन और लेखन में एक बुनियादी फर्क होता है। क्या फर्क होता है? लेखन में व्यक्ति खुद लिखता है, संपादन में क्या करता है, दूसरे दूसरों के लिखे हुए को एक साथ संकलित करता है किताब में, उसको शक्ल देता है। तो अगर आप नगेंद्र वाला ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो उसमें लिखा होगा संपादक डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल, दोनों का नाम लिखा हुआ है। आप पन्ना पलटेंगे, इंडेक्स देखेंगे, तो हर चैप्टर जो है किसी न किसी विद्वान ने लिखा हुआ है, परशुराम चतुर्वेदी ने शायद भक्ति काल वाला लिखा हुआ है, और इसके अलावा भोलानाथ तिवारी ने हिंदी साहित्य जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वाला चैप्टर लिखा है, नगेंद्र ने रीतिकाल वाला लिखा हुआ है, तो हर विद्वान ने अपना अपना अलग अलग चैप्टर लिखा है, और संपादन फिर उसको किसने किया, डॉक्टर नगेंद्र हरदयाल ने किया। तो इसका मतलब है कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक प्रश्न तो है। अब तो कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट टाइप के भी होंगे, हमने बहुत डिटेल में बात कर ली है। तो 5000 कवियों का विवरण मिश्र बंधुओं ने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? दिस इज द थिंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये जो है इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति रही है। ठीक, हाँ, प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने किया, क्योंकि वो विधेयवादी इतिहासकार हैं, तो जाति वातावरण क्षण, तो जाति वातावरण और क्षण मिलकर की जो चीज बनाती है युग प्रवृत्ति बनाती है। ठीक है, और आप लोगों ने ग्रंथ जो शुरू होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका पहला ये है कि प्रत्येक देश का साहित्य उसकी जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य उसकी जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तो फिर जो चित्त वृत्तियों के साथ साहित्य का तालमेल बिठा करके जो है इतिहास लिखना ही, जो मतलब जो तालमेल बिठाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है, ऐसी जो है उन्होंने परिभाषा लिखी हुई है शुरुआत में ही। तो युग की प्रवृत्ति जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखिए।
इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति जो है इसमें से आपको बतानी है कि कौन सी है। विधेयवादी पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति या फिर समाज शास्त्रीय पद्धति। तो इतिहास लेखन के लिए जो सबसे सही और सबसे सटीक विधि काम आती है वो विधेयवादी आती है, गिवन में से, इनमें से। ठीक है, वरना अन्य अन्य पद्धतियां भी अविकसित हैं, लेकिन इनमें से देखिए, वर्णानुक्रम से तो कोई फायदा नहीं है, अल्फाबेटिकली आप लगा देंगे, जैसे छोटे बच्चों के रोल नंबर लिखते हैं क्लास में, तो वो वर्णानुक्रम होता है। इतिहास तो वर्णानुक्रम पे चलता नहीं है। ठीक। और सी, कालानुक्रम पद्धति, कालक्रम के अनुसार, खाली कालक्रम से लगा देना भी इतिहास नहीं होता है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि चित्तवृत्तियों का, उन प्रवृत्तियों का जो है तालमेल बिठाना पड़ता है साहित्य के साथ, और फिर जाकर के लिखना पड़ता है। प्रवृत्तियां ढूंढनी पड़ती हैं, विशेषताएं ढूंढनी पड़ती हैं, तो वो जो चीज है वो विधेयवादी पद्धति ही करती है। ठीक है, समाज शास्त्रीय पद्धति जो है शोध इत्यादि में काम आती है, साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति समाज शास्त्र नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, हमने ऊपर बात की है। ठीक है, भारतीय साहित्य की भूमिका, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए, हिंदी साहित्य नहीं लिख रहा है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे लोक जागरण और हिंदी साहित्य, इसके अलावा निराला की साहित्य साधना, खैर वो तो अलग है, और भी बहुत सारे। ठीक, तो इसमें से जो है आपको देखना पड़ेगा, भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा ने लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ठीक, तो ये किसने किया है? ये शुक्ल जी ने ही किया है। जो आखिरी जो हिस्सा है, गद्य वाला हिस्सा, उसमें उन्होंने ये खंड बनाए हैं, 4-5 खंड। ठीक है, आविर्भाव, प्रवर्तन, प्रसार और वर्तमान गति, इस तरह से जो है इसको बनाया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल, उत्तर मध्यकाल यानी मध्यकाल के दो हिस्से हैं, एक है भक्ति काल, एक है रीतिकाल। तो उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, तो रीतिकाल को कला काल किसने कहा? रसाल ने कहा, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो उस प्रश्न पे हम क्यों बहुत डिबेट करें जो हम पढ़ चुके हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक ग्रियर्सन है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? परंपरा की शुरुआत किसने की थी? पहला इतिहास लेखन किसने किया था? गारसादा तासी ने किया था। ठीक है, उसमें बड़े बहुत सारी कमियां थी, लेकिन शुरुआत तो तासी ने ही की थी ना, गारसादा तासी ने। तो वही हम जो है, हम भी जो है वही मान के चलेंगे भाई। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को, अगेन रीतिकाल को कुल मिलाकर के अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अलंकृत काल, ये पहले भी आ चुका है, मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? 693 ईस्वी से, बहुत पीछे लेकर के जाते हैं जो। ठीक है, तो इतने पीछे से लेकर के जाते हैं राम कुमार वर्मा, तभी उन्होंने उसको संधिकाल कहा। कुल मिलाकर के उन्होंने जो अपभ्रंश के कुछ कवि थे ना, जिनको हिंदी में नहीं लिया जाता है, उनको भी उन्होंने लिया, और फिर सिद्धों को कुछ लेकर के उसको एक संधिकाल माना कि यहाँ से ये खत्म हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, तो वो बीच का जो काल है वो संधिकाल है। ठीक है, उसको माना, तो इस वजह से पीछे लेकर के जाते हैं, 693 ईस्वी से लेकर के जाते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की शुरुआत। ठीक है, बाकी काफी लेट, रामचंद्र शुक्ल तो 950 ईस्वी के आसपास, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1050 ईस्वी के आसपास, अन्य अन्य विद्वानों ने अलग अलग, लेकिन राम कुमार वर्मा बहुत पीछे लेकर के जाते हैं बात को। आगे बात करें, हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? तो भैया रीतिकाल तो कहा है शुक्ल जी ने ही कहा है। ठीक है, और आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है। ठीक है, वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ, वर्ण क्रम के अनुसार कह रहा है, वर्ण क्रम के अनुसार, तो वर्ण क्रम के अनुसार वो है जो सबसे पहले ही लिखा गया, ये तासी का जो है इस्तवार उत्तर हिंदुई हिंदुस्तानी, ये जो ग्रंथ है ये वर्ण क्रम के ही अनुसार लिखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज को मानिए कि गुप्त जी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और आपको नहीं भी पता हो कि गुप्त जी ने दरअसल क्या कहा है, तो इस नाम के स्तर के आधार पर जो है आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कम से कम ऑप्शंस आप
एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से ये किसी आदर्श का अनुसरण करके। ठीक है, तो देखिए वैज्ञानिक इतिहास है तो सबसे वैज्ञानिक जो व्यक्ति करता है, विज्ञान विज्ञान में क्या क्या चीजें रखी जाती हैं। केवल पाश्चात्य के इतिहास को तो आधार बना करके वैज्ञानिक तो बात बनेगी नहीं, वैज्ञानिक इतिहास तो बनेगा नहीं। पश्चिम के किसी सिद्धांत के विशेष के आधार पर भी बात बनेगी नहीं। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि आप एक सिद्धांत के आधार, वो वैज्ञानिक नहीं बना। किसी आदर्श का अनुसरण किया जाए, किसी एक आदर्श का अनुसरण, ये भी नहीं लग रहा है। सबसे सटीक जो मतलब वैज्ञानिक इतिहास पे जब आप बात करेंगे तो वैज्ञानिक इतिहास का मतलब है कि आप एक तो तटस्थ रहें, बैलेंस रहें और स्वतंत्र रहें किसी भी तरह के बायस से, किसी भी तरह के पक्षपात से, तब जा करके वैज्ञानिक इतिहास लिखा जाएगा ना। तो ऑप्शन सी है इसका। ठीक है, और सी ही उत्तर भी है। ठीक है, तो आप जो है ऐसा थोड़ा थोड़ा गैस भी करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, तब जाकर के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, खैर चलिए आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल की जो ऐतिहासिक दृष्टि है, मतलब ऐतिहासिक दृष्टि, यहाँ पे एक गलत शब्द लिखा हुआ है, इतिहास दृष्टि सही शब्द आना चाहिए। ठीक है, अब लिख दिया आयोग ने तो कोई बात नहीं। हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, या आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो कौन सा इसमें से सभी सबसे सही लग रहा है आपको? अभी आपने एक प्रश्न पढ़ा कि शुक्ल जी जो है क्या करते हैं, किसी भी चीज का जो निर्धारण करते हैं, काल का निर्धारण करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, युग की प्रवृत्ति देखते हैं। तो इसका मतलब है कि युग की परिस्थितियों को जो है वो ध्यान में रखते होंगे। तो ये है। ठीक है, पहला तो ऑप्शन बन ही नहीं सकता है कि ये जो है हिंदी कविता की ज्ञान को संकलित कर देगा, काम नहीं बनता है। परंपरा के महत्व को प्रतिष्ठित करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास यात्रा, जब जब भी आ जाएगा आर्थिक नजरिए से तो वो मार्क्सवादी इतिहासकार होंगे। ठीक है, ठीक। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? ठीक है, देखो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है नामकरण गलत है। मतलब अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे आप, इतिहास का कालक्रम कैसे होता है, देखो इतिहास में कैसे कालक्रम रखे जाते हैं आप जानते हैं, हिस्ट्री का क्या है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। भाई ऐतिहासिक हिसाब से तो ऐसे रखना चाहिए, एंशिएंट मॉडर्न और सॉरी एंशिएंट मिडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और बीच में कुछ कुछ को जो है आप संक्रांति काल कह सकते हैं। तो इतिहास के नजरिए से गलत नामकरण जो है रीतिकाल है, क्योंकि रीतिकाल दरअसल ऐतिहासिक कालक्रम के नजरिए से रखा हुआ नाम नहीं है, एक प्रवृत्ति के अनुसार रखा हुआ है कि सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती थी उस टाइम पे लक्षण ग्रंथ लिखना, रीति का पालन करना, तो इसलिए उसको रीतिकाल कह दिया गया। ठीक है, तो प्रवृत्ति के आधार पर रखा गया है। ऐतिहासिक आप देखो ना, आदिकाल एक एंशियंट का सेंस देता है, एंशियंट हिस्ट्री जैसा हम कहते हैं, तो आदिकाल मतलब हिस्ट्री ऑफ एंशियंट हिंदी, मध्यकाल यानी हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल हिंदी। ठीक है, और संक्रांति काल मतलब दो काल रहेंगे तो उसके बीच में जो एक तरह का ट्रांजिशन फेज की जो टाइम है उसको संक्रांति काल कहते हैं, इस तरह की चीज। ठीक है, तो वो चीज है भाई मामला। ठीक है, और रीतिकाल एक प्रवृत्ति टाइप की चीज है। तो ये भी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आपको कई बार लोग घबरा जाते हैं कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी घुमाए जाते हैं, कई लोग संक्रांति काल पर टिक कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा शब्द आपको पता होना चाहिए कि कह क्या रहा है, समझो इस प्रश्न को। ठीक है, और जब श्योर नहीं हो तो छोड़ दो। ठीक है, छोड़ना एक सेफ ऑप्शन होता है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचना की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया? ठीक है, काल की रचना की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका जो है नामकरण किया, यानी कि उसकी विशेष प्रवृत्ति देखी कि इसकी सबसे बड़ी प्रवृत्ति क्या है और उसके हिसाब से उसका नामकरण किया। तो ये काम किया रामचंद्र शुक्ल ने। युगीन परिस्थिति, युग की परिस्थिति, प्रवृत्ति, विशेष प्रवृत्ति, इस तरह के शब्द आए तो रामचंद्र शुक्ल। देखिए शुक्ल जी का देखिए ना क्या उनका नामकरण है, वीर गाथा काल। उन्होंने, उनका ऐसा मानना था, भले ही वो खारिज हो गया हो आगे चल करके कि नहीं नहीं ये मानना ठीक नहीं है कि ये प्रवृत्ति नहीं है, केवल वीर गाथा ही प्रवृत्ति थोड़ी थी।
सिद्धनाथ जैन का जो धार्मिक साहित्य था वो भी तो लिखा गया, ठीक है? अत्यंत विरोधों और व्याघातों का काल है, जो टाइम है। लेकिन उन्होंने जो माना वो प्रवृत्ति के आधार पे माना। उन्होंने उनका मानना था कि सबसे बड़ी प्रवृत्ति जो सबसे मेन चीज़ है वो वीर गाथा है, तो वीर गाथा काल कर दिया। भक्ति काल में तो किसी को कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मूल प्रवृत्ति भक्ति है तो भक्ति है। रीति काल में भी रीति ग्रंथ का लेखन जो है सबसे बड़ी प्रवृत्ति है, तो रीति काल रख दिया। और आधुनिक काल को उन्होंने कहा गद्य काल। तो सबसे बड़ी प्रवृत्ति आधुनिक काल की क्या है? गद्य लिखना है। तो विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने नामकरण किए हुए, तो डी जो है आपका सही उत्तर होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं केवल रट के काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें भी तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है? निम्नलिखित में से क्या साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? कौन सा जो है साहित्य के इतिहास लेखन का स्रोत नहीं हो सकता? आप जो है उस सोर्स के आधार पर साहित्य का इतिहास नहीं लिख सकते। पहला, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, ठीक है? दूसरा, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, सी शिलालेख, या फिर डी साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो ये तो स्रोत हो ही सकता है, प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाओं के आधार पे तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आधार जो है साहित्य के इतिहास लेखन का आधार नहीं हो सकता है। शिलालेख भी डॉक्यूमेंटेड होता है तो उसके आधार पर भी कर सकते हैं। प्रवृत्तियां देखनी है तो ए ऑप्शन भी हो ही जाएगी, क्योंकि विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, भाई जिस चीज से आपको पता चले कि इस टाइम की परिस्थितियां क्या थी, वो सामग्री आपकी सोर्स होगी। लेकिन रचनाओं का मौखिक उल्लेख, फॉर एग्जाम्पल कोई बोले कि मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी ने ये ग्रंथ लिखा था, ठीक है? और वो दे नहीं रहा है आपको ग्रंथ की ये वो ग्रंथ है लिखा हुआ, केवल बोल रहा है कि नहीं नहीं उन्होंने जो है एक ग्रंथ लिखा था और वो जो है ऐसे ऐसे ग्रंथ था, बहुत अच्छा ग्रंथ था। तो इसको आप बेस थोड़ी बनाएंगे इतिहास लेखन की, नहीं नहीं भाई वो फलाने जी बोल रहे थे उनके दादाजी का भी था ग्रंथ। इससे ऐसा नहीं होता है, ठीक है? या तो वो ग्रंथ दो, ठीक है? केवल मौखिक उल्लेख करके तो नहीं हो पाएगा, तो बी इसका सही उत्तर होगा भाई, ठीक है? बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पुस्तक इसमें से नहीं लिखी है? उद्भव और विकास लिखी है, हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है, आदिकाल लिखी है, हिंदी साहित्य की आलोचना, ये जो ग्रंथ है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो नहीं है भाई, ठीक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? आपको बताया गया है, संवत जो 1050 से 1375 विक्रमी संवत था, ये जो है इन्होंने माना है, ठीक। तो उसमें ये ईसवी सन में जाता है 993 ईस्वी, इसीलिए जाता है। ये जो ग्रंथ है ये किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, गारसादा तासी का ग्रंथ है, ठीक है? अगला देखिए, सूची 1 में अंकित नाम, नाम का जो है अगेन जिसने जो नाम दिया उसके साथ मेल करना है। सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन, चारण काल, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहा है, ठीक है? प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है? तो इस हिसाब से आप कर लो, 1 का 4, 1 का 4 तो दो जगहों पे है, 2 का थर्ड, 2 का थर्ड, सी जो है आपका आंसर आंसर हो जाएगा, ठीक है? सी जो है आंसर हो जाएगा ना? हाँ, ये वाला थोड़ा ध्यान रखना, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। कई जगहों पे आरंभिक मिलता है, आरंभिक नहीं कहा, प्रारंभिक कहा है। मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने प्रारंभिक शब्द लिखा हुआ है, आरंभिक नहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़े, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन है? तो आदिकाल नाम द्विवेदी जी ने दिया है, ठीक है? ये जो कथन है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, एक चीज आप लोग जरूर पढ़ के जाना, काव्य लक्षण। जो प्रवक्ता वाले हैं काव्य शास्त्र पढ़ेंगे ही, लेकिन अल्टीमेट काव्य शास्त्र उस तरह से शास्त्र नहीं पूछते हैं, लेकिन कविता क्या है ये कम से कम जरूर देख के जाना। कविता क्या है? कविता क्या है का मतलब केवल कविता नहीं, साहित्य इन टोटल क्या है, साहित्य के बारे में किसने क्या कहा है, ठीक है? जयशंकर प्रसाद ने आत्मा अभिव्यक्ति की सेंस में उसको डिफाइन किया है, पंत जी कहते हैं कि परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। इसी तरह से ये जो कथन है ये तो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ठीक है? इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने तो उसको जो है रस दशा कहा, और फिर कहा कि उस रस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य की वाणी
जो शब्द विधान करती आई है, उसे जो है हम कविता कहते हैं। कविता क्या है? निबंध की शुरुआत यहाँ से करते हैं शुक्ल जी। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कथन है साहित्य के बारे में कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, क्योंकि वो मानवतावादी दृष्टिकोण से चलते हैं। तो प्रत्येक आलोचक का, प्रत्येक व्यक्ति का जो है, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लोग हैं, उनका आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या कहा है, साहित्य के बारे में किसका क्या कथन है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, द्विवेदी जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है। हाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले पहले इतिहासकार कौन है? काल विभाजन की पहली कोशिश किसने की? ये भी तो है। देखिए, इससे पहले जो लोग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? या तो ग्रंथ वर्ण क्रम के अनुसार लिख रहे थे, या तो अगर काल क्रम से लगा भी रहे थे तो विभाजित नहीं कर रहे थे काल को। काल विभाजन समझ रहे हैं? मतलब बनाना कि इस काल का नाम ये, दूसरे का नाम ये, तीसरे का नाम ये, इस तरह से काल का विभाजन करना, डिवाइड करना, है ना? जैसे जो सबसे स्वीकृत काल विभाजन आजकल है हिंदी साहित्य के इतिहास का, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल है। तो उसमें से ये वाला जो प्रयास था वो सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 हिस्सों में डिवाइड किया था, मतलब 7 भागों में विभाजित किया था। और उसमें जो है पहले हिस्से को उसने चारण काल कहा। इसके अलावा उसने जो है भक्ति काल को कहा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। और इसके अलावा उसने गोस्वामी तुलसीदास एक चैप्टर डाला, फिर 2 चैप्टर ऐसे डाले, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और फिर मतलब जो सरकार है, रानी रानी के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह से उसने कालों का नाम रखा था। टोटल 7 नहीं, सॉरी, 11 कालों में जो है उसने विभाजित किया था उसको। ठीक है, भारत, ये हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 कह रहा हूँ, 11 काल जो है उसने बनाए थे इस तरह से। ठीक है। तो बहुत तार्किक नहीं माना जाता उसका काल विभाजन, लेकिन सबसे पहला प्रयास तो ग्रियर्सन ने ही किया था भाई। शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा? ये बहुत बार आ चुका है, द्विवेदी जी ने। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सी, सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। या फिर डी, श्रृंगार और प्रेम रसी रीतिकाल का जो है मुख्य विषय है। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की जो मान्यता थी कि इसको जो है हमें क्या कहना चाहिए, रीतिकाल नहीं कहना चाहिए बल्कि श्रृंगार काल कहना चाहिए। तो उसमें जो है इन्होंने जो मेन बात कही वो ये कही कि जो रीतिकाल नाम अगर आप रखेंगे तो उसका जो विभाजन आप करते हैं उसका रास्ता बंद हो जाता है। क्योंकि रीतिकाल जब आप नाम रखते हैं तो रीति ग्रंथ, रीतिकाल आप रखते हैं क्योंकि रीति ग्रंथ उस टाइम पे लिखे गए मोटे तौर पे, खैर बहुत बड़ी डिबेट है। ठीक है, लेकिन रीति ग्रंथ लिखे गए यानी लक्षण ग्रंथ लिखे गए। अब आप लोग जानते हैं कि लक्षण ग्रंथ सबने तो नहीं लिखे। ठीक है, लक्षण ग्रंथ तो केवल रीतिबद्ध कवियों ने लिखे, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, केशव इत्यादि इत्यादि ने। बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, रीति ग्रंथ नहीं लिखा। ठीक है, सेनापति ने भी नहीं लिखा, आलम ने नहीं लिखा, त्रिजदेव ने नहीं लिखा, गणानंद जो कि सबसे बड़े कवि रीतिकाल के, उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। तो विभाजन का रास्ता बंद होता है रीतिकाल रखने से, ऐसा मिश्र जी मानते थे। और उसमें इन्होंने ये भी कहा कि श्रृंगार काल होना चाहिए। श्रृंगार काल क्यों होना चाहिए? ये सारी विशेषताएं हो ही सकती हैं, श्रृंगार के अलावा और किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है। थोड़ा बहुत लिखा भी तो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। वीरता के प्रधान कुछ काव्य कुछ कुछ लिखे गए, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लिखे गए। कृष्ण और राधा उसमें मेन नायक नायिका के आते हैं, श्रृंगार का वर्णन हुआ ही हुआ, और श्रृंगार और प्रेम रस रीतिकाल का मुख्य विषय रहा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसने रीतिकाल का जो विरोध किया था मिश्र जी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, वो इसी आधार पर किया था कि रीतिकाल से जो है विभाजन नहीं हो पाता है ठीक से इस काल का। ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हम बात कर चुके हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं। कविता कौमुदी, इसके जो संग्रहकर्ता हैं, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? ठीक है, तो ये जो कविता कौमुदी मानी जाती है इसमें जो है 15,000 लोकगीतों का संग्रह है। और ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, ये राम नरेश त्रिपाठी जी ने किया है। ठीक है, इसमें लोकगीत जो है संग्रहित हैं। लोकगीत क्या क्या होते हैं? जैसे अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पे मांगल होता है, ठीक है, झुमेला होता है, और अन्य अन्य जगहों पर जैसे सोहर होता है, कजरी होता है, बहुत सारे प्रकार प्रकार के गीत होते हैं लोकगीत। उनका संग्रह जो है राम नरेश त्रिपाठी ने किया हुआ है। ठीक है, कवि थे राम नरेश त्रिपाठी।
मिलन, पथिक और स्वप्न, ये 3 इनके खंड काव्य थे, वो आपने पढ़ना है आगे चल के। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, गणेश, श्याम, सुखदेव के अलावा कोई भी है उसको कट करो सीधा, केशव बिहारी मिश्र, है ना। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है, हिंदी का पहला गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसको माना है? तो पहला गद्य लेखक माना है विद्यापति को। विद्यापति ने नाटक इत्यादि भी लिखे हैं कुछ, शायद, नहीं विद्यापति ने, सॉरी, गोरखनाथ, गोरखनाथ को माना है, ठीक है, गोरखनाथ को माना है। और रचना का नाम याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन गोरखनाथ है, ठीक है, ये थोड़ा कर देना, गोरखनाथ है, ठीक है। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ, ठीक है। खैर इनका जो गोरखबानी नाम से संकलित किया था, वो हिंदी के पहले डिलीट करने वाले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने उसका गोरखबानी का संपादन किया था, संकलन किया था। हाँ, लेकिन पहले गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने कहा कि गोरखनाथ है, ठीक है, गोरखनाथ ने गद्य लिखा है। क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले, अच्छा, निम्नलिखित में से किसने की, ठीक है, मैं गारसदा तासी का नाम ढूंढ रहा था, इनमें से सबसे पहले किसने की, ऐसा पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए चैलेंज ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रियर्सन ने पहले लिखा या फिर शिव सिंह सेंगर ने पहले लिखा, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने तो बाद में लिखा और सबसे लास्ट में तो शुक्ल जी ने लिखा। लेकिन इन सब में से सबसे पहले जो है किसने लिखा है? तो इसमें से जो पहले सबसे पहले आएगा वो शिव सिंह सेंगर का आएगा, ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने लिखा था 1883 में, ठीक है। और ग्रियर्सन का जो ग्रंथ था वो वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान वाला 88 में लिखा गया था, ठीक है। थोड़ा कालक्रम से भी देख लेना, ठीक है, पढ़ना ही आप कालक्रम से, जो स्टडी आप करेंगे, जो नोट्स बनाओगे, नोट्स कालक्रम से बनाओ, तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है कालक्रम में, ठीक है। तो ये है एक चीज। आगे देखें, शिव सिंह सरोज का रचना काल कौन सा है? अभी आपने बात की तो है इस पे। ये तो मिसप्रिंट है भाई, इसमें से तो कोई सा भी नहीं है। शिव सिंह सेंगर का ये ना, हाँ, शिव सिंह सरोज 83 हो सकता है ये, अगर इसको 83 कर दिया जाए तो, ठीक है, तो इसमें से तो कोई सा भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? नाउ इज द क्वेश्चन, किसने केवल और केवल गद्य ही लिखा? ये थोड़ा सा बात है, किसने किसने और केवल गद्य लिखा है, ठीक है। देखो, रामविलास शर्मा आसान है, आप लोग जानते हैं तार सप्तक के 7 कवियों में से एक शर्मा जी भी थे, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने भी कुछ कुछ कविता लिखी है, बहुत सफल कवि नहीं है शुक्ल जी, लेकिन कुछ ना कुछ लिखा है। अगर आपको पता हो, आपने कभी प्रेमचंद की कविता पढ़ी? नहीं पढ़ी, क्योंकि लिखी ही नहीं, तो सी इसका सही आंसर है, ठीक है। हाँ, मतलब एग्जामिनर यहाँ से आपको प्रेमचंद के बारे में नॉलेज पूछना चाह रहा था। कई लोग कई बार कह देते हैं ना लोग भाषण में, आप लोग सुनते भी होंगे कि जो है नेताजी ने जो है आगे से बोल दिया प्रेमचंद जयंती के दिन की उनकी कविताएं देश के लिए प्रेरणादायक हैं, इस तरह की बातें। तो प्रेमचंद ने कोई कविता नहीं लिखी, केवल और केवल गद्य लिखा, महान गद्य लिखा और कमाल का गद्य लिखा, ठीक है, कविता नहीं लिखी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? ये भी एक बात है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की, कई लोग अपभ्रंश को हिंदी का हिस्सा माने ना माने, क्या करें, वो भी एक बहुत बड़ी डिबेट है, तो वो भी आपको पढ़नी चाहिए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो ये जो काम किया है ये गुलेरी जी ने किया है। गुलेरी जी, जिनसे कि सबसे हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो उनकी कहानी है उसने कहा था, कहानी से पूछा जाता है, या फिर गुलेरी जी के निबंध संग्रहों से कुछ कुछ पूछ लिया जाता है ना। खैर आगे बढ़े, 69th क्वेश्चन देखिए, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। मतलब इसका मतलब यह है, जैसे बड़े लोग जो होते हैं, जो महंगा चावल होता है वो पुराना चावल होता है, थोड़ा पुराना चावल कहते हैं ना, पुराना चावल है, इसका मतलब अच्छी क्वालिटी का है। तो जिस तरह से पुराना चावल बड़े आदमियों के खाने योग्य होता था, उसी तरह से भाषा क्या होती थी, कविता, जो कवि जो जिस भाषा में कविता लिखता था, वो उस भाषा में नहीं लिखता था जिस भाषा में आम आदमी, आज का आम आदमी बात कर रहा है, वो उस भाषा में लिखता था जो 50 साल पहले चलती थी।
ठीक है, इस तरह से जो है लिखा जाता था, तो शुक्ल जी ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो गौरव युक्त भाषा जो पुरानी भाषा है, उसमें पुस्तक रचने का जो है स्टाइल था, ट्रेंड था। तो शुक्ल जी ने ये जो कथन कहा, आदिकाल के किस प्रकरण में जो है ये बात कही है। ठीक है, तो उन्होंने जो ये बात कही है, ये प्रकरण 4 में कही। प्रकरण 4 में वो बात करते हैं फुटकल रचनाओं की। ठीक है, फुटकल रचनाओं की, इसलिए ये क्वेश्चन आया है। शुक्ल जी का तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, वो पढ़ो तो 70% सिलेबस आपका कंप्लीट है। ठीक है, कविता का। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी है। ठीक है, अगेन वही सारा क्वेश्चन घूम करके आया है। तो इसमें सब ईसवी के हिसाब से है, लेकिन हमको सबसे आसपास का ढूंढना पड़ेगा। इसमें से भी जो आंसर है वो हमको ढूंढना पड़ेगा सबसे आसपास का। ठीक है, तो वैसे तो अगर ईसवी सन में करें तो 993 ईस्वी होता है। देखो 9000 ईस्वी तो अभी आया ही नहीं है, तो क्या ही बात की जाए। तो सी जो है इसका सही उत्तर होगा, 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। वैसे विक्रमी संवत करेंगे तो 1050 विक्रमी संवत से, और 57 साल माइनस करेंगे तो 993। ठीक है, 7 साल का अंतर है, उतना चल जाता है। बाकी 1350 भी लगभग लगभग बात ठहरती है। ठीक है, बाकी तो आगे की बात हो गई, बहुत लंबी बात हो गई। 1700 कह रहा है या 1100 कह रहा है, तो इस वजह से जो सबसे नजदीक का लग रहा है उस पर टिक करके आगे बढ़ जाओ। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। ये जो हिंदी शब्द सागर का संपादन किया था वो किसने किया था। ठीक है, कई लोग रामचंद्र शुक्ल पे टिक लगा देंगे। शब्द इसकी तो भूमिका शुक्ल जी ने लिखी थी, लेकिन जो संपादन का काम किया था वो किया था श्याम सुंदर दास जी ने। श्याम सुंदर दास बहुत बड़े जो है उस समय पे व्यक्ति थे। ठीक है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जब स्थापित हुआ तो उसमें वो आचार्य बने, प्रोफेसर रहे, श्याम सुंदर दास। ठीक है, एक तरह से शुक्ल जी, द्विवेदी जी, इन सब के मतलब आप एक तरह से गुरु का फिगर आप कह सकते हैं श्याम सुंदर दास को। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले सरस्वती के संपादक भी रहे। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, द्विवेदी जी हैं। इस्तवार दला लेतरित्य और हिंदू हिंदुस्तानी की रचना गारसदा तासी ने की थी। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका अनुवाद किसने किया था, हमने अभी पढ़ा। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त जी ने। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई आपको। ठीक है, इस तरह के ये वाले क्वेश्चन भी देख लेना थोड़ा सा, कि हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है एक, और एक स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है। खास करके ये दो ग्रंथ हैं। तो ये जो ग्रंथ लिखा है स्केच, तो स्केच बनाया है ग्रीव्स ने, बस ये लिख कह देना। स्केच कौन बनाता है, पादरी एडविन ग्रीव्स, फादर एडविन ग्रीव्स। ठीक है, और जो हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा है FEK। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो स्केच ग्रीव्स। ठीक है, और ये जो हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK। ठीक है, तासी गियर्सन के ग्रंथों का नाम आप जानते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तो किसका कथन है आपको बताए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी का कथन बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, वो कहते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ज्ञान की राशि से वो बात करते हैं। और शुक्ल जी करते हैं जनता की चित्तवृत्ति, जनता की जो मान्यताएं हैं, जो सोच है, जनता की जो चित्तवृत्ति है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो वो ज्ञान राशि पे जाते हैं, वो जनता के बीच जाते हैं, कुल मिलाकर के ये डिफरेंस है। ठीक है, शुक्ल जी साउंड एक जैसा करता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने पर ही समझ में आता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। भाई व्यवस्थित रूप तो सबसे अच्छा व्यवस्था तो शुक्ल जी ने ही करा। व्यवस्था ऐसी करी कि मोटे तौर पे उन्हीं का खाका लेकर के सब चलते हैं। ठीक है, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने किया। पूर्व मध्यकाल जो नाम दिया है वो किसने दिया है। ठीक है, तो भक्तिकाल को मतलब जनरली भक्तिकाल को तो भक्तिकाल ही कहा गया, लेकिन पूर्व मध्यकाल कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, तो उन्होंने जो डिवीजन किया है वो इस तरह से किया है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री वाइज किया है, कुल मिलाकर के हम ऐसा भी कह सकते हैं। उन्होंने हिस्ट्री के हिसाब से किया, जैसे हिस्ट्री में होता है एंशियंट मॉडर्न, एंशियंट मिडिएवल एंड मॉडर्न, उसी तरह से उन्होंने हिंदी की हिस्ट्री को भी ऐसे ही कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े।
मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा किसको माना है? परिवर्तन काल उन्होंने एक खास टाइम पीरियड को माना, तो वो कौन सा काल था? ठीक है, तो वो जो काल था आपका वो था 1890 विक्रमी संवत से लेकर 1925 विक्रमी संवत तक। ठीक है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट इसमें करेंगे तो लगभग लगभग रीतिकाल जब खत्म हो रहा था ना, वही पीरियड होगा लगभग। ठीक है, तो 1857 घटाएंगे इसमें तो 33 आएगा। हाँ, 33 से लेकर के 1825 ये घटे 75 और घटे 73 तक, 73 तक, मतलब कुल मिलाकर के रीतिकाल के कवि भी मर चुके हैं। मतलब आखिरी कवि जो थे पद्माकर उनकी मृत्यु 1848 में हुई मानी जाती है, तो वो भी खत्म हो चुका है, वो सारा दरबारी साहित्य भी समाप्त हो चुका है और आधुनिक काल भी नहीं है। तो वो जो एक बीच में 30-40 साल का रिसेशन टाइप का था, वो थोड़ा सा आप पढ़ते हैं ना, उस दौरान का बहुत ज्यादा लिटरेचर आप पढ़ते नहीं है, और उसके बाद फिर भरमार हो जाती है भारत युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और उससे पहले भी रीतिकाल धनाधन चल रहा होता है। तो ये जो 30-40 साल का पीरियड है, उसको उन्होंने परिवर्तन काल कहा है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने, और संवत 1890 से लेकर 1925 ईस्वी तक। ठीक है, अगले आगे देखें, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक जो है आपको बताने हैं कौन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, केवल रामचंद्र लिखा हुआ, रामचंद्र शुक्ल ही होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी कोविद रत्नमाला याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास की किताब का नाम है। ठीक है, हिंदी कोविद रत्नमाला, श्याम सुंदर दास, ये कवियों का संग्रह है इसमें। अगला देखो, हिंदी शब्दानुशासन, इसके जो है लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन, हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, या फिर किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है, तो हिंदी शब्दानुशासन की रचयिता है आपके किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, हेमचंद्र का भी है, लेकिन हेमचंद्र का हिंदी शब्दानुशासन नहीं है, केवल शब्दानुशासन है, और हेमचंद्र का जो वो है वो अपभ्रंश पर आधारित, सॉरी प्राकृत पर आधारित है, वो प्राकृत का ग्रंथ है। ठीक है, शब्दानुशासन जो है, तो इसमें थोड़ा घुमाया गया, जानबूझ के हेमचंद्र का नाम लिखा हुआ है। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी, जब हिंदी शब्द आ जाएगा तो इसका मतलब वो आधुनिक काल की बात हो रही है। ठीक है, और हेमचंद्र आप लोग जानते हैं एक जैन परंपरा के कवि थे, मतलब जो भी काव्य शास्त्री थे, तो उनका प्राकृत में जाएगा। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? पहला व्याकरण हिंदी का किसने लिखा? तो पहला जो लिखा वो जेसुआ केटलर ने लिखा। ठीक है, हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से। हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से लिखा, 1698 ईस्वी में लिख दिया था। 1698 यानी औरंगजेब के टाइम पे। एहिस नहीं नहीं, 1698 1700, हाँ औरंगजेब के टाइम पे। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर हम बात कर चुके हैं, एफईके की रचना है, फ्रैंक ई के। रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक लिया है? नई धारा प्रथम उत्थान और नई धारा द्वितीय उत्थान, इस तरह से उन्होंने नाम दिया है। और ये जो इन्होंने कहा आचार्य शुक्ल जी के अनुसार, तो ये जो द्वितीय उत्थान का समय है 1893 से 1918 का है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के द्वितीय उत्थान है द्विवेदी युग, तो प्रथम उत्थान है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग उन्होंने लगभग लगभग 1850 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक, और 1893 से 1918 ईस्वी तक शुक्ल जी ने किया है। ठीक है, आगे देखिए, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। तो इससे भी आपको एक बड़ा संकेत मिल जाता है कि उर्दू का बड़ा पक्षपाती कौन रहा होगा। ठीक है, तो उर्दू का पक्षपाती रहे हैं गारसादा तासी, और उनके ग्रंथ में आपको ये चीज दिखाई भी देती है। उन्होंने जितने भी कवियों का जिक्र किया उसमें ज्यादातर का अधिकांश उनका जो है, जो उन्होंने लिखा, वो उर्दू के साहित्यकारों को उन्होंने शामिल किया, जो उनका फ्रेंच ग्रंथ है उसको। ठीक है, तो ये जो है इनका कथन है। चलो ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से निर्धारित किया है? अच्छा ये है, तो 1868 से 1893 ईस्वी तक। ठीक है, तो 1868 में भारतेंदु हरिश्चंद्र 18 वर्ष के हो चुके थे, और उन्होंने अपनी पहली पत्रिका भी उन्होंने निकाली, कवि वचन सुधा, 68 में ही निकाली।
तो वहां से शुरू हो जाती है प्रथम उत्थान यानी भारतेंदु युग। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जिन्होंने जो है पुरानी हिंदी कहा सबसे पहले, उन्हीं का ग्रंथ है, आप लोग जानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। पढ़ते भी होंगे आप, इस ग्रंथ से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? ठीक है, तो हिंदी साहित्य का जो आधा इतिहास लिखा है वो डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा है। और आधा इतिहास मतलब आधी आबादी का इतिहास, महिला, स्त्री के नजरिए से। ठीक है, हाँ। और बाकी नामवर सिंह ने भी लिखा वैसे हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बच्चन सिंह के दो ग्रंथ हैं। एक है आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है, अगला देखिए। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? अभिहित किया मतलब कि कौन सा अन्य नाम दिया? तो आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा है? गद्य काल कहा है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? चौथा भाग मैंने आपको गिनाया, 34वां प्रकाशित हुआ। 3 हिस्से छप गए थे, 13 में, चौथा 34 में। ठीक है, कालक्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इस हिसाब से तो ये वाला है भाई। ठीक है, इस्तवार दला लिटरेत्युर एंदुई ए हिंदुस्तानी, फ्रेंच नाम है। तो ये अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? कौन है हिंदी के पहले कवि? अधिकांश के अनुसार कबीर, सूरदास, सरहपा या विद्यापति। तो सरहपा ही है अधिकांश के अनुसार। ठीक है, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादा तासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? इतिहासकार के रूप में किया जाएगा और किस रूप में किया जाएगा? ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अगेन वही। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। और ये हम कर तो चुके हैं, हिंदी साहित्य विमर्श, वो मैच में आया था क्वेश्चन। तो किसने जो है ये लिखा है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। ठीक है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक अभी बताया, आपको शुरू में ही बताया। ठीक है, कौन है? मिश्र बंधु है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ऐसा आपको ना लगे कि भाई ये तो जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहा है, तो आप जो है थोड़ा पॉज करके भी सोच सकते हैं उत्तर उसका। रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल सांकर सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। अपने हिसाब से देख लीजिए जो भी उत्तर बन रहा है। एक का सेकंड। अच्छा, और यहाँ है यार, उल्टा करो क्या इसमें? वन, यही उत्तर है। नहीं नहीं, गड़बड़ है, डी टी। मैं यहाँ से कंफ्यूज कर रहा हूँ ना। ए का थर्ड, हाँ, ए का टू, बी का बी का फोर, सी का थर्ड, डी का वन। ठीक है, सही है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ठीक है, तो प्रथम उत्थान की जो कालावधि उन्होंने निर्धारित की है, तो ये करीब 25 साल जो उन्होंने उसमें किया है, तो 1868 के हिसाब से आप लगा लीजिए। 1968। 68 में 57 गया तो 23, 25, 1925 से विक्रमी संवत ना, हाँ, 1925 से 50। ठीक है, 50, क्योंकि हमने ईस्वी सन में पढ़ी है ना, 1868 से 1893 तक। तो 25 में अगर आप 68 जोड़ें तो करीब करीब उतना ही बैठ रहा है, 1925 से 1950 तक भी इसका उत्तर होना चाहिए विक्रमी संवत में। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? हम बात कर चुके हैं, नलिन विलोचन शर्मा का है। रीतिकाल का समय क्या था? तो वो रीतिकाल का समय जो था 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक था। ये किसके अनुसार था? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार था।
हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? शुक्ल जी ने दिया। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने दिया, ये हम बात कर चुके हैं। आदिकाल को बीज वपन काल किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? घारसदा तासी ने लिखा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को दोबारा करने की क्या जरूरत है, इसको मिला लो थोड़ा सा चाहो तो, इसमें आप मैच करेंगे। ये इसमें कुछ कुछ नए नए तथ्य हैं, तो वो नोट करने लायक चीजें हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये तो आपको पता है, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो तो लिखा है आपके राम कुमार वर्मा ने। भूमिका, अच्छा भूमिका सॉरी, भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये जो किताब है ये परशुराम चतुर्वेदी जी की रचना है। और इसके अलावा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का इतिहास, इस नाम से भी इनकी एक किताब आती है। तो ये रह गए, ठीक है। तो इसमें देख लो जो C1 जिसमें है, जो सबसे डिफाइनिंग चीज है C1, बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो, इतिहास लेखकों को कालक्रम के अनुसार लगाना है, काल का क्रम क्या होगा, ठीक है। तो क्या क्या बनेगा इसमें, इतिहास लेखकों का बनाना है, ठीक है। अगर आपको पता है कि कौन सा ग्रंथ कब लिखा गया तो आप इसमें जो है बना लेंगे, इस चीज को आराम से कर लेंगे। देखो, सबसे पहले लिखा गया मिश्र बंधुओं का 1913 में, ठीक है। फिर लिखा गया शुक्ल जी का 1927 में, नहीं 29 में, सॉरी 29 या 27, ठीक है। फिर लिखा गया रामकुमार वर्मा का 1935 या 36 या शायद 38 में, लेकिन पहले रामकुमार वर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1940 में आया था हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लास्ट में आएंगे, मिश्र बंधु सबसे पहले आएंगे। वैसे आप, अगर आपको केवल ये भी पता होता कि मिश्र बंधु सबसे पहले आएंगे तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन तब भी अन्य का भी थोड़ा थोड़ा देख लेना भाई, ठीक है। एक हमने कालक्रम वाला एक और क्वेश्चन किया है पीछे, कि शिव सिंह सरोज पहले लिखा गया या फिर गिरियर्सन का ग्रंथ पहले लिखा गया, तो वो आपको पता होना चाहिए। कालक्रम की एक सेंस आपको जो है होनी चाहिए। हो सकता है बाद का पूछ लिया जाए कि नंद दुलारे वाजपेयी ने पहले लिखा या रामस्वरूप चतुर्वेदी ने पहले लिखा या बच्चन सिंह ने पहले लिखा, किसने पहले लिखा, तो वो क्रम की सेंस आपको होनी चाहिए, ठीक है। रटने नहीं बैठना है, एक आइडिया, नोट्स ही उस तरह से बनाओगे तो याद ही उस तरह से होगा, तो आप जो है उसको कर लोगे तैयार, ठीक है। पुरानी हिंदी नामकरण बहुत बार बता चुके हैं। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को जो है लेखकों के साथ मिलाना है, चलो मिलाते हैं। आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है, वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त। साहित्य और संवेदना का विकार रामस्वरूप चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य का नया इतिहास, नया इतिहास, हिंदी साहित्य का नया इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ठीक है। हाँ, तो ये जो ये ग्रंथ है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का तो ये है आधुनिक हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये तो पता नहीं किसका है, थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चन सिंह का तो नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा, इसी में मैच करवा के देख लो इन्होंने इसमें किस को माना है। B2, B2 ऑप्शन नंबर ए को सही माना गया है। तो इसमें तो ये बच्चन सिंह मान रहा है, तो बच्चन सिंह नहीं है भाई इसका उत्तर, ठीक है। बच्चन सिंह नहीं है इसका उत्तर। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसी और की रचना है, देखना पड़ेगा। कमेंट में बता सको तो बता सकते हो, वरना कल की क्लास में ये रख लूंगा, ठीक है। दो तीन चीजें जो मुझे याद, मतलब कल बतानी है, तो कंसिस्टेंट रहना भाई, शुरू में ही बता दिया जाएगा, याद रहेगा तो। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है, ठीक है, सीधा सीधा। इनमें से काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में से नहीं है, संस्थापकों में से नहीं है। काशी की जो नागरी प्रचारिणी सभा थी उसके संस्थापक कौन नहीं थे?
ठीक है। तो संस्थापक जो थे शुक्ल जी संस्थापक नहीं थे, ठीक है। शुक्ल जी की जो उम्र समय होगी वो मतलब करीब कम रही होगी, एक विद्यार्थी रहे होंगे। तो संस्थापकों में जो बड़े बड़े नाम थे, एक तो ठाकुर शिव कुमार सिंह बड़े नाम थे, राम नारायण मिश्र बड़े नाम थे, और जो विद्वान विद्वता के मामले में थे तो वो बाबू श्याम सुंदरदास थे, नागरिक प्रचारणी सभा के, ठीक है। और वर्तमान में जो है काशी की जो नागरिक प्रचारणी सभा है, तो उसमें जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, सबसे बड़ा पद होता है, वो प्रधानमंत्री का होता है। तो वर्तमान में एक बहुत बड़े बनारस में रंगकर्मी और कवि हैं, व्योमेश शुक्ल। तो व्योमेश शुक्ल जी वर्तमान में नागरिक प्रचारणी सभा चलाते हैं, उसके प्रधानमंत्री हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल उसमें, ठीक है। नई नई किताबें आ रही हैं, शुक्ल जी का एक नया परिवर्धित प्रवर्धित संस्करण उन्होंने निकाला हिंदी साहित्य के इतिहास का। और भी बहुत सारे काम जो अप्रकाशित ग्रंथ हैं, जो सभा के पास पड़ा हुआ है पुराना मटेरियल, उसको वो निकाल रहे हैं। अच्छा काम दोबारा से हो रहा है सभा में, ठीक है। क्या है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये जो इस नाम से निबंध ही आता है बालकृष्ण भट्ट का, जनसमूह के। मैं अगेन कह रहा हूं आपको, किसने साहित्य के बारे में क्या कहा है ये आपको पता होना चाहिए। प्रसाद की क्या परिभाषा है, बच्चन सिंह की तो नहीं, लेकिन नगेंद्र की क्या परिभाषा है, शुक्ल जी की क्या परिभाषा है, इसके अलावा महादेवी ने क्या कहा है, पंत जी ने क्या कहा है, ये थोड़ा थोड़ा पता करना भाई, पता रखना जरूर, ठीक है। भले ही काव्य लक्षण आप उस तरह से तैयार ना करें, लेक्चरर वाले करेंगे। टीजीटी में काव्य शास्त्र नहीं पूछा जाता है, काव्य का हल्का फुल्का परिचय पूछा जाता है, रस छंद अलंकार जैसी चीजें आपके सिलेबस में हो तो पूछा भी जा सकता है, वरना जनरली क्योंकि जो टीजीटी है वो ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर पेपर बनता है, तो वहां पे काव्य का शास्त्र नहीं उस तरह से पूछा जाता। टीजीटी में तो पूछा जाता है, लंबा चौड़ा सिलेबस है, तो वो आपको तैयार करना पड़ेगा। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को कालक्रम के अनुसार सही हिसाब से लगाओ भाई। तो सही हिसाब से तो लगेगा, सबसे पहले तो यही आएगा, ये इस्तवार वाला, है ना। तो पी जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए, डी पे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तासी का ग्रंथ, गारसादत्त तासी का ग्रंथ, फिर शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर जी का ग्रंथ, फिर ग्रियर्सन का ग्रंथ, फिर मिश्र बंधु विनोद, सही क्रम है, ठीक है। 1830 30 38, फिर शिव सिंह सरोज 83, 88, 1913, ठीक तो है 1913 तक, ठीक है। ये क्रम सही है। मैंने मुझे तो वर्ष भी जो है याद है इसमें, पर आप जो है पहले क्रम देखना, फिर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ के वर्ष देख लेना बाकी को। भाषा काव्य संग्रह, ये जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, मतलब कवि वृत्त के संग्रह के रूप में। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है किसका ग्रंथ है, महेश दत्त शुक्ल का, रामचंद्र, महेश दत्त शुक्ल, अच्छा रामचंद्र शुक्ल का, देवीदत्त शुक्ल का, या फिर श्याम बिहारी मिश्र का, ठीक है। तीन शुक्ल एक मिश्र। तो भाषा काव्य संग्रह जो है किसकी कृति है, मतलब ये जो कृति तो नहीं, मतलब संग्रह आप कह सकते हैं, ये है महेश दत्त शुक्ल का, ठीक है। तो ये छपा था 1873 में, बीच में आया था। तो ये भी साहित्य इतिहास के ग्रंथों में जो है एक नाम इसका भी आता है शुरुआत के उसमें, ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत, ये जो अतीत लिखा है, अतीत लिखा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। हाँ, विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब का नाम है, मतलब इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो उन्होंने जो किताब लिखी, बड़ी पतली सी बड़ी अच्छी सी किताब लिखी त्रिपाठी जी ने। तो उन्होंने जो है वो किताब उस नजरिए से लिखी है, मतलब स्टूडेंट के नजरिए से लिखी है, विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि भाई शुक्ल जी का टफ पड़ता है तो मेरा पढ़ लो पहले, फिर उनका पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, शायद आप लोगों ने पढ़ी भी हो किताब, अच्छी किताब है। और विश्वनाथ त्रिपाठी भी अभी भी सक्रिय है काफी, 93 94 की एज में अभी भी जो है देखने को मिलती रहती है उनकी सक्रियता, ठीक। तो एक बड़े अच्छे शानदार आलोचक हैं, बड़े विद्वान हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, या हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है कि कुछ कुछ चीजों का शायद आपको पता ना हो इनमें से, ठीक है। आपको बस इसमें से ये भी अगर पता होगा कि किसने कौन सा ग्रंथ लिखा हुआ है, तब भी आपका काम चल जाएगा। आधा इतिहास तो लिखा है साहब सुमन राजे ने, ठीक है। और ये जो ग्रंथ लिखा है ये 2000 के बाद ही लिखा, शायद 2002 3 या 4 में, इसी के आसपास ये ग्रंथ लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा गया था 1996 में, बच्चन सिंह का ग्रंथ। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये जो किताब है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की किताब है। तो द्विवेदी जी की आई थिंक द्विवेदी जी की मृत्यु 78 में हुई थी, 1978 में या ऐसी कुछ में हो गई थी, ठीक है। तो द्विवेदी जी का ये ग्रंथ है।
और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ग्रंथ है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे बुजुर्ग हैं वो द्विवेदी जी ही हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद आते हैं आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी, फिर आते हैं बच्चन सिंह और फिर आते हैं सुमन राजे। ठीक है, तो इसी क्रम में आप करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है ना मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, इस आधार पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि रचनाकार कौन है और सबसे पुराने कौन लग रहे हैं, तो द्विवेदी जी तो बहुत पुराने व्यक्ति हैं, मतलब सबसे बड़ी एज के उसमें यही है। तो उस आधार पर आप जो है इसको कर सकते हैं। प्रत्येक का वर्ष याद करने की जरूरत नहीं है, ये सबसे इरेशनल तरीका होगा कि आप प्रत्येक रचना का जो है साल रटने की तरफ जाएं। आपको क्या करना है, एक कॉमन सेंस लगाना है, नोट्स आपको उस तरह से बनाने हैं, कालक्रम के अनुसार बनाने हैं, थोड़ा सेंस याद रखनी कि ये इस समय से इस समय तक वर्तमान रहे, इन्होंने जो है कब कब इनकी सक्रियता रही, बस हो गया, उससे अलावा क्या काम है। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, ये थोड़ा नया लग रहा है। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, ये कौन सा ग्रंथ है? हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी के तो का ग्रंथ का नाम पता है, हिंदी साहित्य की भूमिका हमको पता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के भी ग्रंथ का नाम हमको पता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कोई इतिहास ग्रंथ आई डोंट थिंक कि लिखा है, नहीं लिखा होगा। अगर हो सकता है मोहन अवस्थी का, लेकिन ये अपने आप में ये की तो नहीं आना चाहिए। हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका मतलब समझ में नहीं आया ग्रंथ क्या है। ठीक है, खैर जो भी है, किसी को पता हो तो बता देना भाई कमेंट इत्यादि में कुछ। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसके ग्रंथों में मिलता है? काल विभाजन सबसे पहले किसने किया? आप लोग जानते हैं ग्रियर्सन ने किया, 11 कालों में विभाजित किया है। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और बाद में एक स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, बाद में रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी आप जो जानते हैं। ठीक, रिपीट होते हैं क्वेश्चन बार बार। प्रथम काल को देखिए वीर काल कह रहा है, वीर गाथा काल नहीं कह रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल था, प्रथम काल यानी आदिकाल था, तो इसको जो है वीर काल जो है किसने कहा था? वीर गाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा, लेकिन वीर काल, वीर गाथा काल और वीर काल में फर्क है। क्या फर्क है? शुक्ल जी कह रहे हैं कि वीर रहे हो ना रहे हो और वीर गाथा जरूर मिलती है, और इन्होंने वीरों का काल उसको कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है, मतलब मानना है, इसे वीर काल उन्होंने कहा है। ठीक है, आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रकाशन वर्ष है 1929 है। ठीक है, मैं 27 पता नहीं क्यों मैं कंफ्यूज करता हूँ, क्यों मेरे दिमाग में 27 आता है, लेकिन 1929। ठीक है, शायद 27 में हिंदी शब्द सागर छप करके आया और 1929 में फिर उसका एक अलग ग्रंथ निकाला, ऐसा हो सकता है। लेकिन 1929 है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष। ठीक है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? और अमीर खुसरो का पूरा नाम भी आपको याद रखना चाहिए, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कह रहा है, भाषा, भाषा पे काम किसने किया हुआ है? अगर आपको हल्का सा भी पता हो तो आपका जो है इसमें काम चल जाएगा, उदय नारायण तिवारी। ठीक है, उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्भव, सॉरी उद्गम और विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास, काल विभाजन प्लस नामकरण का पहला प्रयास ग्रियर्सन ने किया था। ठीक है, ये 2-3 बार आ गया क्वेश्चन। हिंदी नवरत्न का रचना काल है, देखिए हिंदी नवरत्न जो कि मिश्र बंधुओं की रचना है, उसका जो है रचना काल पूछा है और सब कुछ बड़ा क्लोज है इसमें ऑप्शंस। ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर है 1910 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी नवरत्न का रचना काल। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कुछ डीप के ही होते हैं, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं जो आपको नहीं करने होते हैं, है ना? तो खैर अब आगे है तो ये आप याद कर लेना 1910, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह के जरूर होंगे। तो मिश्र बंधुओं में से कौन नहीं है? गणेश श्याम सुखदेव, सी नहीं है। कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र एक आलोचक जरूर हुए अलग से,
आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया? शुक्ल जी ने दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक के लेख को? हिंदी साहित्य की का विकास को, ठीक है, हिंदी साहित्य का विकास को, इस लेख को उन्होंने फिर ग्रंथ के रूप में लिखा। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा योगदान दिया है? मिश्र बंधु विनोद के द्वारा योगदान दिया है, कहने की बात ही नहीं है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। और यह कथन मैंने आपको इसके बारे में बताया था ऊपर, ये रिपीट भी किया था, मिलता जुलता। तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? दो डिबेट थी, हिंदी की भी तो दो शैलियां हैं, एक है उर्दू फारसी टाइप और दूसरी है संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान शब्दावली। तो दो धड़े थे इसमें, दो बड़े स्तंभ थे एक दूसरे के खिलाफ। शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे ना, ये थे आपके अरबी फारसी, मतलब कुल मिलाकर के उर्दू के पक्ष में, जिसे हिंदुस्तानी कहा जा रहा था उस टाइम पे, उसके पक्ष में। और संस्कृत निष्ठ शब्दावली का जो संभाले हुए थे उनका नाम था राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, तो देख सकते हैं इनके नाम में ही देखो ना, सितारे हिंद, सितारा ए हिंद। ठीक है, और दूसरी तरफ हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहीं से जो है आपको दोनों का फर्क पता चल जाता है, उपाधि से ही फर्क पता चल जाता है। सितारा ए हिंद उर्दू की शब्दावली आ रही है, और भारतेंदु, भारत के इंदु, है ना, तो यहीं से फर्क पता चल जाता है। खैर, राजा लक्ष्मण सिंह थे दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, और इसका अंतिम प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय क्या है? तो भक्ति काल का समय क्या होगा? जब जब 1375 ईस्वी में वो आदिकाल समाप्त मान रहे हैं, तो संवत 1375 ईस्वी से 17, सॉरी ईस्वी नहीं, संवत 1375 से 1700, ठीक है, विक्रमी संवत में। बाकी तो 1700 से 1900 जो है विक्रमी संवत है रीतिकाल, और 1900 से फिर उन्होंने वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, ये सब कहा। ठीक है, चार हिस्से बोले उन्होंने, उसमें भी गद्य के वो हमने बात करी है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आज हमारी क्लास कंप्लीट होती है। करीब 100 के आसपास प्रश्न हम जो है प्रत्येक क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, और आज हमने 132 प्रश्न किए हैं। ठीक है, और ये पहला चैप्टर जो है आज हमने पहली क्लास में खत्म किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, जो कि होते ही हैं, है ना, और जो है आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपको महत्वपूर्ण काम करना है, वो महत्वपूर्ण काम ये है कि अब आपने, क्योंकि आपको ये कंटेंट मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, मेहनत लगती है इसमें, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है हमेशा की तरह। ठीक है, और एक और चीज, एक विशेष निवेदन है, एक ऑप्शन आता है आजकल कमेंट के साइड पे, हाइप दिस वीडियो वाला, तो वीडियो को हाइप भी कर देना। ठीक है, तो ये हाइप करेंगे, अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेटेड रहूंगा मैं। अच्छी मात्रा में देखिए, और सबसे बढ़ करके, ये तो सेकेंडरी चीजें हैं, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, रेगुलरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़िए, मेहनत करिए। सफलता जो है आपके दरवाजे पर जरूर आएगी, आपसे जो है आपका आलिंगन जरूर करेगी सफलता। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। कंटिन्यू रहेगी ये सीरीज, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए। फिलहाल की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।